आज औसतन एक परिवार दिन का 4 लोगों का परिवार कम से कम भी 1000 लीटर के आसपास पानी वेस्ट कर देता है रोज, जबकि जिसकी कोई नीड ही नहीं। प्योरली वेस्टेज है वो। भाखड़ा नंगल डैम है, वो बहुत सालों पहले बना था। अगर वो टूटा तो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा जैसे ये जो इलाके हैं ये पूरे बाढ़ग्रस्त हो जाएंगे और जमीन बचेगी नहीं खेती लायक। हमारी चॉइसेस और डिमांड बढ़ गई। और इंडस्ट्रियलिस्ट को तो सबसे अच्छा मानना चाहिए। डिमांड बढ़ती है तब वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो हमारी मेंटेलिटी कहां से बढ़ गई है? 6 ऋतु 12 मास, भाई 6 तरह के मौसम महसूस किया करते हैं हम। गर्मियां, सर्दियां, ये सारे अपना समय काल बढ़ा चुकी हैं। पहले ठीक दो है। महीने की गर्मी हुआ करती, जेठ का महीना, जेठ क्या करती इसमें तो बारिश का मौसम हुआ करता, क्योंकि फिक्स होया करते जो आज सिर्फ तारीख हम फिक्स रह गई। मौसम तो किसी भी टाइम किसी भी होते हैं। नगर ढिंडोरा के खास कार्यक्रम में दादा रंगी की बैठक में आप सभी का स्वागत है। मैं पारस आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और दादा रंगी की बैठक आज जमी एक ऐसे चर्चित विषय को लेके जिसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है, आने वाले भविष्य को लेके और आज के वर्तमान को लेके। और जिस मुद्दे की बात मैं करना चाहता हूँ उसका नाम है क्लाइमेट चेंज। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी भोलेनाथ जी और गगनदीप जी। और बारी बारी मैं दोनों से ही पूछना चाहूंगा क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो भोलेनाथ जी, आप क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारी जनता को? इधर क्लाइमेट चेंज को अगर सरल भाषा में अगर बताया जाए तो ये है कि जैसा हमारा मौसम होता है ना, आसपास या जलवायु होती है, उसके स्वभाव में परिवर्तन। चेंज का मतलब तो हम ये भी मान सकते हैं कि वो पहले जैसी नहीं है। लेकिन अगर इसका और भी मूल स्वभाव बताएं हम, तो पहले जो हमारी जलवायु था या फिर उसका जो टेम्परेचर था, तापमान, उसका जो एवरेज होता है नॉर्मली, जैसे 40 साल का, 50 साल का, उस एवरेज से पहले थोड़ा सा बढ़ जाना उससे। जैसे हम माने कि पिछले 40 साल का एवरेज माने कि 35 डिग्री था, अब वो 40 पे आ जाए या 37 पे आ जाए, और उसके कारण हमें थोड़ी सी हीट भी महसूस हो या गर्मी भी ज्यादा हो, और फसलों के ऊपर हमें साइड इफेक्ट भी नजर आए, या पशुओं पे, स्पीसीज पे, जनजातियों पे, जितना भी है। तो क्लाइमेट का चेंज का मतलब सिर्फ ये है कि मौसम पहले जैसा, या जलवायु थी, मौसम नहीं, जलवायु पहले जैसी नहीं रही, अब वो बदलाव में है किसी कारणवश। गगनदीप भाई, आप क्या बताना चाहेंगे क्लाइमेट चेंज को लेकर? फारस भाई साहब, जैसे जब शुरुआती तौर पर अपना जो क्लाइमेट था, आज से मान लो 40 साल 50 साल पहले की भी बात कर लेते हैं हम, तो हम हमारे यहाँ वो कहा करता भाई 6 ऋतु 12 मास, भाई 6 तरह के मौसम महसूस किया करते हैं हम। हर एक मौसम 2 महीने चला करता लगभग। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज का अगर मैं उदाहरण दूं तो गर्मियां, सर्दियां, ये सारे अपना समय काल बढ़ा चुकी हैं। मतलब गर्मियां भी बारिश, ज्यादा होती हैं, ठंड भी हाँ थोड़े गर्मी लंबे मान लो टेम्परेचर पहले दो की है। महीने की गर्मी हुआ करती, जेठ का महीना, जेठ क्या करती इसमें। लेकिन अब तो भाई साहब गर्मी पता ही नहीं है। हाँ, सर्दियां बहुत लंबी कितनी चल कम रही है। होने लगी। अच्छा, ऊपर से जो बारिश का मौसम आया करता, क्योंकि फिक्स होया करते जो सावन साड़ी फिक्स होया करते ना महीने, भाई ये टाइम ही कहा गया। आज सिर्फ तारीख हम फिक्स रह गई। मौसम तो किसी भी टाइम किसी भी होते हैं। अच्छा, अगर इनके कारणों की अगर हम बात करें, हम्म। क्लाइमेट चेंज के कारणों की, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं कि मतलब जिन वजह से ये हमारी जलवायु जो है इतनी बदलाव की ओर चली गई है? तो कारण तो देखो भाई साहब, अगर मैं सही बताऊं तो पोल्यूशन है सबसे बड़ा कारण। है पोल्यूशन जो हम क्रिएट करते हैं खुद, मानव द्वारा निर्मित जो पोल्यूशन है बिना मौसम बारिश। एसिड रेन वगैरह सुने होंगे तुमने, एक छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ये तो सुने होगा। एसिड रेन, तेजाबी बारिश क्यों हो रही है? यहाँ से सारा धुआं और जो केमिकल के सारे वो ऊपर जा रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, उनको बादल सोख लेते हैं, फिर बारिश के थ्रू आ जाते हैं नीचे। वो क्यों उठ रहा है? ये सारे रीजन तो है। ये हमारी फैक्ट्रीज वगैरह और सारी चीज, चलो मोस्टली मैं फैक्ट्रीज में नहीं डालता सब कुछ ब्लेम। हर एक व्यक्ति उतना ही दोषी है भाई साहब, जितना मान लो ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री और ये सारे। ये जरूरत तो हमारी है ना वो। हाँ, ये चीजें वैसे जरूरी भी हैं। अब मान लो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिक प्रगति, वैसे हमारे लिए जरूरी भी है, लेकिन हम अति की ओर चल पड़े हैं बिल्कुल। प्रकृति खुद को साफ करने पे चल पड़ी भाई, क्योंकि प्रकृति खुद को साफ रखना तो जानती है। तो प्रकृति तो खुद को गंदा नहीं करेगी, या करती भी है तो अपने आप साफ कर लेगी।
भोलेनाथ जी, आप इस चीज को कैसे देखते हो कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो क्लाइमेट चेंज के लिए कितना? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो इसका मतलब तो ये है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कि हमने बहुत सारा जो रॉ मटेरियल्स था, रिसोर्सेज थे, हमारे संसाधन थे, उसको हमने चेंज कर दी, मतलब चेंज करके यूजेबल कर दिया कि हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे सबसे जो मेन है ना, जड़ रूट कॉज, वो ये है हमारी मेंटेलिटी। हम आजकल मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है। कोई भी इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा शूज तब बनाएगी जब ज्यादा से ज्यादा शूज खरीदे जाएंगे, और वो खरीदना चॉइस हमारी है। कोई भी इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा कपड़ा कब बनाएगी जब हम कपड़े खरीदेंगे, वो चॉइस खुद की हमारी है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आजकल भी हम किसी बुजुर्ग के साथ अगर बात करके देखें या उसका लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करेंगे तो वो मिनिमलिस्ट लाइफ जीते हैं। उनके पास एक ही जोड़ी शायद जूते की होगी और एक से दो जोड़े उसके होंगे धोती और कुर्ते के। लेकिन अब जो अगली नई पीढ़ी आई है उसके रनिंग शूज अलग हैं, ऑफिशियल शूज अलग हैं, और नाइट को अलग ड्रेस पहनते हैं या जॉगिंग के लिए अलग पहनते हैं, स्कूल में जाएंगे उसके लिए अलग पहनते हैं। वैरायटी वाली लाइफ होगी हमारी कि अलग अलग समय पे हमें अलग अलग पहनना होगा, अलग अलग लुक देनी होगी, ये करना होगा। हमारी चॉइसेस और डिमांड बढ़ गई। और इंडस्ट्रियलिस्ट को तो सबसे अच्छा बहाना चाहिए, क्योंकि जब दिखावा। हम मतलब अगर मान लो हमने खरीदा ही नहीं, उनसे लिया ही नहीं, तो वो फिजूल में बना के कभी भी नहीं रखते ऐसे। डिमांड बढ़ती है तब वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो हमारी मेंटेलिटी कहां से बढ़ गई है। एक तो मान लो कि आप ग्लोबलाइजेशन में हम नई नई चीज देखते हैं। जैसे पहले जो सिर्फ सूट या फिर जो नॉर्मल सांस्कृतिक ड्रेस होती थी, आजकल प्लाजो है, आजकल वो है, या अलग अलग तरीके की, मेरे को सारे नाम भी याद नहीं है। ग्लोबलाइजेशन नहीं, से या एक एक सांस्कृतिक मैंने इधर कहीं उधर पे से एक जब चीज हमें हुए हैं। मैंने कहीं पे एक चीज पढ़ी थी। जैसे रेशम हम्म, होता है, रेशम वो उस कीड़े से निकलता है, हम्म, तो कितने कीड़ों की बलि चढ़ाई जाती है तब वो एक रेशम का धागा तैयार होता है और उसके कपड़े पहनते हैं, साड़ियां हम्म। बनती है, जो भी है। तो उसके लिए हम उतने ही दोषी हैं और क्लाइमेट चेंज पे भी उसका उतना इफेक्ट पड़ता है फिर। क्लाइमेट चेंज पे पहले ना स्टार्टिंग देखो कॉटन हमने बाद में किए, उससे पहले जो ज्यादा डेवलप थी, चाइना ने जो डेवलप की थी, वो रेशम का कपड़ा था। और रेशम का कपड़ा एक पेड़ के ऊपर एक कीड़ा है उसको चेंज कर रहा है, रेशा बना रहा है। अब पेड़ के ऊपर तो है वो, हम पेड़ को तो कुछ नहीं कर रहे। वहां तक सही था ये। लेकिन इस दुनिया का सबसे जो अच्छा है ना, प्लेजर जो फील देता है अपने को कपड़ा, वो कॉटन है। बाद में पूरी दुनिया को पता चला कि एक ऐसा कपड़ा भी है जो गर्मी में भी पहना जा सकता है और सर्दी में भी, और जो सबसे ज्यादा मुलायम है पहनने में। फिर हम कॉटन की तरफ दौड़े, और कॉटन की तरफ दौड़ने के लिए हमें कपास लगानी है, और कपास के लिए हमें खाली जगह चाहिए है, और फॉरेस्ट को फिर हमें डिफॉरेस्ट करना है। हम कंफर्ट की तरफ ज्यादा दौड़े हैं। और दूसरी बात, क्लाइमेट चेंज एक चीज और भी है, सब्जेक्टिव भी है ये। सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि आप बहुत ज्यादा हेल्थी हो ना आज के दिन, मान लो कि आप 80 किलो पे हो, तो 50 किलो का वजन आप उठा लेते हो। कुछ दिन बाद आपने पोटेंशियल खो दिया हो, फिर आपको 30 किलो भी अब ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये ज्यादा है। अब मान लो कि 1980 के अंदर किसी की कैपेसिटी ऐसी थी कि वो 45 डिग्री पे काम कर सकता था, लेकिन हमने अब उसकी कैपेसिटी खो दी, ट्रांसपोर्ट में पैदल चलना बंद कर दिया हो, ट्रैक्टर के कारण हमने खेत में काम करना बंद कर दिया हो। अब उसको गर्मी पहले से ज्यादा लगेगी, भले ही टेम्परेचर बढ़े या ना भी बढ़े। ये बात तो सच है कि टेम्परेचर बढ़ा है। बीते दिनों की अगर मैं बात करूं गगनदीप भाई, हम्म। तो टेम्परेचर जैसे हमने देखा 47-48 डिग्री तक पहुंचा। और यूरोप की कुछ कंट्रीज में हमने देखा जैसे वहां पे उनकी चप्पलें चिपक गई थी, रोड मेल्ट हो गए थे, हाँ। और कई हजारों की तादाद में वहां पे मौतें हुई थी गर्मी की वजह से। तो जो ये मतलब ये जो सनलाइट और जो ये गर्मी इतनी बढ़ रही है, उन क्या मतलब किन कारणों को मानते हो आप कि इन कारणों की वजह से ये चीजें हो रही हैं? देखो, मेनली तो कारण जो है, सारा सारा जो टोटल बेस है इस चीज का, वो सारा है हमारा पोल्यूशन फैलाया जा रहा, जो हम पोल्यूशन कर रहे हैं। और इसमें ये देखो, अभी जैसे भाई साहब ने कहा था भाई, डिमांड हमारी बढ़ रही है, जब ये सप्लाई बढ़ रही है, ये सारी चीजें हैं, तो हर एक व्यक्ति उतना ही दोषी है। अब मैं कई बार क्या होता है भाई साहब, अगर दोष लगाने पे आए हैं तो लोग कह देते हैं भाई किसान पराली फूक दे है, मौसम मतलब हवा में ये जलन होने लगी, बीच में आया था नहीं मतलब, तो भाई आंखों में जलन होने लगी। और वो चीज कौन कह रहा है? वो चीज वो आदमी कह रहा है तो रेड लाइट पर गाड़ी चालू करके उसको मैं बैठा रेडियो सुनने लग रहा है बात। बात बराबर ही है। तो दोनों बराबर दोषी नहीं हुए? बिल्कुल। एक और दूसरी बात, जब भाई साहब ने कही भाई बसें चला दी, ट्रांसपोर्ट की सुविधा, ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं भाई साहब, इनसे तो फायदा भी हुआ ना फिर हमें। एक दिन कितने पहुंचने में 50 साल लावे, 2 साल में पहुंच जोड़े।
50 साल मैंने वैसे उदाहरण दिया, मान लो घंटों में बता देता हूँ। वे कितने जान में पहले जाया करते, दूर दूर काम होया करते, बस अभी तो दूर दूर करते, कोई चिट्ठी पत्री पहुंचानी होया करती, पैदल जाया तो करते लेने। कहते हैं ना मतलब तो ये आवश्यकता तो मूलभूत आवश्यकता सुविधाएं थी आविष्कार हमारे, की इसकी जननी तो है। जरूरत थी, तो ये लेकिन जरूरत की जो चीज है। एक्सेस हमने यूज किया, अब हर बंदे के पास दो दो तीन तीन गाड़ियां हैं, ये एक्सेस है। ये बिना मतलब की जो बेवजह की चीजें हैं, कई सारे, एक देश है, मेरे को एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने कंडीशन लगा रखी है, भाई सिर्फ हमारे देश में इतनी ही गाड़ियां चलेंगी, उससे एक ऊपर नहीं, उससे एक नीचे नहीं। तो नीचे तो लेगा ही कौन, जिसके हाथ में सारे चाहते हैं गाड़ी लेना, तो अपनी पर्सनल व्हीकल हो, वैसा अपने हिसाब से घूमे। सबको बड़ी तो बड़ी उन्होंने गाड़ी अच्छी है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको महत्व दे रखा है, भाई मोस्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, भाई गाड़ियां इतनी सीमित रहेगी, जब इसका पीरियड खत्म हो जाए फिर अगला पर्सन वो गाड़ी ले सकता है। तो वो चीज कितनी बढ़िया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज हो रहा है। एक बस में 60 जने चढ़ के जैसे हैं, और गाड़ी में 4-5 जने मैक्सिमम। एक बस की कैपेसिटी का मुकाबला करने खातिर कितनी गाड़ी चाहिए। ठीक बात है। और दूसरा, गाड़ी को हम कंफर्ट के रूप में देखते हैं, एक जना एक की लेके जावे, आजकल तो ये बहुत ज्यादा चल रहा है, एक आदमी एक कंफर्टेबली आराम से मेरे को जाना, मैं अकेला जाऊंगा मेरी गाड़ी में भाई। तो जैसे अभी क्लाइमेट चेंज के अंदर हम बात करें पानी के रिसोर्सेज की हम्म। हमारे, तो पानी सबसे एसेंशियल चीज है और सबसे हाइयर अमाउंट में इसका कंजप्शन होता है पूरे ग्लोबली, अगर देखा जाए तो ग्लोबली अगर डिमांड उठाई जाए हम्म। तो उनके उन रिसोर्सेज का यूज हम मतलब मेरे को नहीं लगता हम सही तरीके से करते। मैं भी अगर गांव में देखूं तो ऐसे मोटर ऐसे खुले चला देते हैं नालियों के अंदर, बिल्कुल। और इतना पानी हम वेस्ट करते हैं बल्कि। और मैं एक नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 2030 तक भारत के कई भारत के कई राज्य ऐसे हो जाएंगे जहाँ पे पानी नहीं बचेगा, पीने लायक पानी, जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हमारे नहीं बचेंगे। और हरियाणा में भी मैं अगर कहीं देखूं तो आसपास अपने इलाके में बहुत सारी जगहों पे तो पानी के रिसोर्सेज बहुत नीचे जा चुके हैं, पानी की बहुत कमी, पीने लायक तो रहा ही नहीं कई जगह पे पानी। तो इन चीजों को आप कैसे देखते हो कि मतलब किन कारणों की वजह से ये चीजें हो रही कि हमारे ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज जो बिल्कुल कम हो चुके हैं? वेस्टेज। पहले पानी का यूज पता सिर्फ इतना होया करता, पी लिया, खाना बना लिया, एक दो जोड़ी कपड़े होया करते, धो लिए, तो काम चल खेती गया। में और खेती, खेती तो चलो आधार ही थी, घरों में बता रहा हूँ ना मैं, उस दिन तो ये यूज होता था। आजकल पक्के मकान हो गए सब, एक तो गाय भैंस पालेंगे, गोबर उठाए कोई नहीं गया, पानी मारा, समरसेबल चलाया, पानी मारा, धो दिया, सारा वेस्ट। अब वो जो पानी जा रहा है वो गंदा हो गया, एक तो यूज नहीं हो सकता, दूसरा उसमें जमीन सूखी उससे पहले उसने भाप बना देगा, तीसरा एक जैसे आप जो कह रहे थे भाई वाटर जो नीचे चला गया, मैं उसका उदाहरण देता हूँ। मेरा गाँव है खुद का पाली, पहले हमारे गांव में इतना मतलब पानी का लेवल इतना होता था भाई साहब, अब नॉर्मल गली है ना बाहर, अब गली में से इतना गड्ढा अगर गली में कर दोगे ना, हाथ से खोद के कर दिया आपने, तो उसमें पानी भर जाया करता 5-7 मिनट में। आज मेरे ही गांव में 4,000 है, वो कम से कम भी 30-40 के आसपास, 30-40 फीट। तो बदलाव तो अब यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हो कितना। आज औसतन एक परिवार दिन का, 4 लोगों का परिवार, कम से कम भी 1,000 लीटर के आसपास पानी वेस्ट कर देता है रोज, जबकि जिसकी कोई नीड ही नहीं, प्योरली वेस्टेज है वो। भोलेनाथ जी, वाटर रिसोर्सेज को लेके आप क्या कहना चाहोगे? वाटर रिसोर्स को मतलब आप सॉल्यूशन पूछ रहे हो या प्रॉब्लम क्यों है? दोनों ही बता दो आप। अच्छा अच्छा। प्रॉब्लम तो पारस भाई ये है कि एक्चुअल में इसके डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ है, हम इसको मैनेज नहीं कर पाते। जैसे कुछ ऐसे स्टेट भी मिलेंगे जैसे इंडिया में कि कहीं पर फ्लड ही आ गई तो कहीं पर सूखा भी पड़ गया उसी टाइम पे। तो कई बार तो हमने दिमाग लगाया है, जैसे कि सतलुज में पानी अच्छा है तो वहां से हमने इंदिरा गांधी कैनाल ली और राजस्थान के सूखे एरिया में चला गया पानी, ये तो सही हुआ। कई बार ऐसा भी होता है कि जब रेनफॉल ज्यादा हो गया है तो हर स्टेट है उसमें हर बार बाढ़ आती है और कुछ जगह पे बारिश नहीं आती तो हर बार वो फसल सूखी जाती है। तो बाद में हमने कुछ तरकीबें अपनाई कि जैसे हमने कुछ बैरियर बना दिया जिसको हम डैम बोलते हैं, कि पानी रोक दिया फिर पहुंचा दिया। अब ये एफर्ट्स कुछ लोगों ने सही कर दिए, लेकिन उस दिन के बाद भी जो सबसे अच्छी चीज है ना जिससे ये बदलाव आए या रिसोर्स की थोड़ी केयरिंग हम करें, पानी पहुंचा दो, लेकिन पहुंचाने के बाद भी हम घर पे मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मान लो किसी साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, डैम बना दिया, नहर बना दी, नहर से हमने वाटर वर्क्स बना दिया, वाटर वर्क्स से हमारे घर पे भी पानी आ गया। अब पानी आने के बाद भी गड़बड़ है बड़ी,
कि पहुंच गया है तो फिर कोई भी जैसे चीज अवेलेबल हो गई। हमारे हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, वहां हम्म। से पानी आता है, गंगा होगी, सतलुज, जितनी भी रिवर्स होगी हमारे, वहां से पानी आता है। हम्म। तो ऊपर से और नीचे आते आते तक वो मतलब मोस्टली जगह पे तो ठीक है, वो फ्रेश रहता है, अच्छा रहता है। लेकिन नीचे आते जब ये हरिद्वार से निकल के और जब थोड़ा सा और नीचे आते हैं, तो यहाँ पे आके इतना पोल्यूटेड हो जाता है। हम्म। तो वो कमी किसकी है? वो कमी सरकार की है या रिपब्लिक की है? इसकी ना अगर बिल्कुल रूट कॉज बता दूं, सही बिल्कुल रूट कॉज इसका ये है कि एक्चुअल में मान लो कि 1901 में ना हमारी जनसंख्या 23 करोड़ थी और आज हमारी जनसंख्या 150 करोड़ है। अब जब हमारी जनसंख्या बढ़ती है तो नदियों की संख्या नहीं बढ़ती, और जब जनसंख्या बढ़ती है तो हमारा रेनफॉल भी नहीं बढ़ता। मानसून पहले भी इतने आता है, आज भी इतने आता है, कोई खास फर्क नहीं है। पहले भी गंगा चलती थी उतनी, अब गंगा की स्पीड थोड़ी ना बढ़ गई थी, बात तो वही बढ़ रही है। बात सिर्फ इतनी रह गई कि जब हमें ज्यादा मिला तो हम भी ज्यादा ही हो गए, जब हमारी ज्यादा अच्छी व्यवस्था होगी तो हम भी ज्यादा संख्या में बढ़ गई। नहीं, मेन चीज पॉपुलेशन है। हमारी जो व्यवस्था है, मैं नहीं मानता कि अच्छी है। मैं नहीं मानता इस चीज को। कारण, सबसे बड़ा कारण यही है, क्लाइमेट चेंज। जितना हम इस व्यवस्था को डेवलप करने में लगे हैं, उतना ही हम पोल्यूटेड भी होते जा रहे हैं, हाँ, पोल्यूटेड भी होते जा रहे और उतना ही हैप्पीनेस इंडेक्स में उतना ही नीचे गिरते जा रहे हैं। हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स अगर वर्ल्ड का देखा जाए तो हम करीब 150 के आसपास में आते हैं। हाँ, उसका भी तो बताता हूँ। तो मैं नहीं मानता हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। इसको बदलने की बहुत जरूरत है, और जो कि बदल सकती है हमारे यूथ। और मैं यूथ से यही कहना चाहूंगा कि आज अगर हमने कड़े इंतजाम नहीं किए, कड़े फैसले नहीं लिए, तो आने वाले वक्त में पानी के रिसोर्सेज जो हैं और क्लाइमेट चेंज एक कितनी भयानक स्थिति पैदा करेगा, जिसकी वजह से बाढ़, जिसकी वजह से सूखा, पता नहीं कैसी कैसी चीजें हमें, और बीते सालों में हमने देखी भी हैं बहुत सारी। जैसे पंजाब के अंदर बाढ़ आई थी, बहुत सारी जगहों पे पानी मिला भी नहीं था। अभी यहाँ भी पीछे हरियाणा के अंदर भी कई इलाकों में बारिश की वजह से बाढ़ आई थी। तो जिस वजह से हमारी जो खेती लायक भी जमीन है ना, वो भी बिल्कुल बचेगी ही नहीं, सोइल इरोजन की वजह से। तो मैं यूथ को कहना चाहूंगा कि कुछ चेंजेस के लिए कुछ ना कुछ कड़े कदम उठाए और सरकार से भी बातचीत करे। तो जैसे भोलेनाथ जी, आपने भी एक डैम के बारे में बात बोली थी, तो मैंने कहीं पढ़ा था, जो हमारा भाखड़ा नंगल डैम है, वो बहुत सालों पहले बना था। तो उसमें कुछ बीच में ऐसा ना, ऐसा कर्व टिल्ट सा आया हुआ है। अच्छा। तो उसको आप कैसे देखोगे? मतलब वो जितने भी हमारे सोशलिस्ट है ना, मतलब कईयों ने ये भी चीज क्लेम किया कि बहुत जल्दी वो टूट जाएगा। अगर वो टूटा तो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा जैसे ये जो इलाके हैं, ये पूरे बाढ़ग्रस्त हो जाएंगे और जमीन बचेगी नहीं खेती लायक। तो ओपन डिस्कशन आप दोनों के लिए, आप इस चीज को कैसे देखोगे? अगर टूट गया तो कह रहे हो हाँ, क्या? मतलब बहुत से लोगों ने कहा है कि ये टूटने वाला है और टूट सकता है बहुत जल्दी, क्योंकि उसका जैसे डैम है, बिल्कुल ऐसे ऐसे स्ट्रेट खड़ा है, तो बीच में ऐसे वो टिल्ट हो रखा है। समझ। इसमें पता क्या है पारस भाई, कि जो मतलब हम डैम बनाते हैं ना, बनाने से लेकर हर साल उसके अंदर मतलब एक उसके पीछे एक सबसे बेस्ट चीज होती है इंजीनियरिंग। उसका इंस्पेक्शन लगातार कॉन्स्टेंटली होता है, और जब हम उस इंस्पेक्शन में रिपोर्ट ये आती है कि अब बहुत जल्द टूटेगा, उससे पहले हम रिलीज करना शुरू कर देंगे उस पानी को। ऐसा नहीं कि रात को ही टूट गया, 2-4 महीने पहले हमें पूरा आइडिया हो जाएगा कि अब ये काम का नहीं रहा, उससे पहले हम उसको खाली कर देंगे। नहीं, काम का तो देखो वो नहीं रहा, इतने सालों से बना हुआ है। उसको रीबिल्ड करने की बहुत ज्यादा हाँ जरूरत हाँ, है। ये मैं जी। मैंने बहुत सारी मैगजीन, मैंने न्यूज में भी पढ़ा है, मैंने मैगजीन्स में भी देखा है। हम्म। तो इस चीज को मतलब टैकल करने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए और सरकार को क्या करना चाहिए? गगनदीप भाई, आप क्या भाई कहोगे इस बात? देखो, इसमें तो फिर ज्यादातर रिपेयर ही कर सकते हैं ना भाई, क्योंकि इतना सारा जो पानी है, अगर आप भोलेनाथ भाई साहब की तरह मान ले भाई, उसको रिलीज करना शुरू कर देंगे, उसको उठेगा कौन भाई पानी को? तो उसका तो देखो रिपेयर ही सोल्यूशन है। क्योंकि देखो भाई, एक चीज है, प्रकृति के साथ जितनी आप छेड़छाड़ करोगे ना, प्रकृति अपने आप को मतलब वापस कांस्टेंट स्टेट में लाने के लिए ना उतनी प्रयास करती है। वो आपने देखा हो ना, समुद्र में कितना ही कचरा फेंक दो, किनारे पे लगा ही देता है वो उसको। अब जब डैम बनाए, वो प्रकृति ने तो नहीं बना रखे थे ना, वो पानी हमने रोका है अपने हिसाब से। तो जब हमने रोका है तो कॉन्सिक्वेंसेज भी फेस करेंगे। हाँ चलो, उससे भाई ये हो गया, हमारी फसलों की व्यवस्था अच्छी हो गई, ये सारी चीजें हो गई, लेकिन एक चीज है ना, अब उसको आप, ये तो है नहीं भाई कोई जाके तोड़ रहा है उसको, टूट भी तो पानी के प्रेशर से ही रहा है। तो अपने पास तो एक ही हथियार है भाई, रिपेयर, रिपेयर का ही बचेगा।
क्योंकि ना तो हम इसको ऐसे छोड़ सकते हैं कि भाई यहाँ चलो पानी निकाल देंगे इसमें से, फिर ये टूटता रहे कुछ होता रहे, भाई इसको हटा देंगे यहाँ से, ना तो उसको प्रॉपरली आप हटा सकते हैं, क्योंकि अब जो वहाँ पानी स्टोर हो चुका है उसको लेके कहाँ जाओगे। तो जैसे पानी की अभी बातचीत कर रहे थे हम, हम्म। तो हमारा जो नदियों का पानी हो सीधा जाके समुद्र में जाके मिलता है और वो पीने लायक तो बिल्कुल रहता नहीं। हम्म। तो जैसे दुबई जैसी डेवलप्ड कंट्री है, वहां पे तो ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज है ही नहीं, लेकिन वो पानी को, समुद्र के पानी को प्योरीफाई करके फिर कंजप्शन के लिए यूज करते हैं। हम्म। तो हमारे देश के अंदर उल्टा है, हम ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पे ज्यादा हाँ। बिलीव रखते हैं और घरों में आरओ तो लगे, लेकिन समुद्र का पानी जो हमारे पास भरपूर मात्रा में, हम उसको क्यों मतलब साफ करके पीने लायक नहीं बनाते? सरकार मतलब क्या, सरकार की क्या भूमिका है इन चीजों के पीछे? मैं बताता हूँ भाई साहब हम क्यों नहीं कर रहे। ये चीजें चलेंगी तो बहुत लेट चलेंगी, क्योंकि हमें नीड नहीं है ना फिलहाल, अभी हमारे पास रिसोर्सेज भरपूर पड़े हैं। तो फिर वो फ्यूचर तो के, फ्यूचर की अभी अगर हमारे देखें, पास एक्सेस है। हाँ तो उसको, रिसोर्सेज को हमें एक बचा के रखना चाहिए ना। और ये चीज सोचता पहले कौन है भाई पहले साहब, बचाना रोकथाम तो कर वैसे लें, पानी भी चाहिए। रोकथाम अगर कर लें हम हम्म। पहले ही इन चीजों के बारे में प्रिपेयर हो जाएं, तो ये भूखमरी जैसी चीजें, ये चीजें डेवलप पैदा होंगी नहीं ना हमारी कंट्री के अंदर। तो इन चीजों के बारे में मैं कहूंगा सरकार को भी सोचना चाहिए और आम जनता को भी सोचना चाहिए। और अंत में मैं सिर्फ आप लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रकृति ने हम सबको सब कुछ दिया है, इसको बचा कर रखना हमारी जिम्मेदारी है, ना कि इसको पोल्यूटेड करना, इसको, इसके अंदर गंदगी फैलाना। इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। देखते रहिए दादा रंगी की बैठक को। नगर ढिंढोरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।